Okay, good morning everyone. So today, uh, my name is Pinky Ghosh. I am the faculty of medieval history in 1M. I have 5 to 7 years of experiences. Okay, so in our class, we have discussed the medieval history and we learned this medieval history from NCERT. तो हम NCERT के थ्रू medieval history को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर? तो आज इससे पहले we have done one chapter and that is India and world. इंडिया एंड वर्ल्ड. इससे पहले हमने इंडिया एंड वर्ल्ड इस चैप्टर को कंप्लीट किया है. इन आवर लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड किंगडम ऑफ साउथ. उस लास्ट क्लास में यस्टरडेज क्लास वी हैव learned about different kingdoms that were present in medieval period of time in South India. But as with them, we also learn about some dynasties which exist in South India in ancient period of time. क्लियर? इससे पहले हमने देखा था कि कौन से जो भी एम्पायर्स हैं, कौन से डायनास्टीज हैं जो मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम में साउथ इंडिया के पार्ट हुआ करते थे, या फिर कुछ डायनास्टीज के बारे में हमने देखा था जो अर्ली साउथ इंडियन डायनास्टीज के अंदर आते हैं और जो एंशियंट पीरियड में पेनिनसुलर इंडिया में वो एग्जिस्ट करते थे. क्लियर? सम ऑफ देम आर लाइक, कुछ डायनास्टीज आज हम इस क्लास में हम उन डायनास्टीज के एरियाज को कवर करेंगे थ्रू मैप. मैप के थ्रू अगर आप लोग कुछ भी स्टडी करते हो, कुछ भी रीड करते हो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ओके, क्योंकि थ्रू मैप जब भी हम लोग कोई भी डायनास्टीज को कंप्लीट करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनका एक्सटेंशन कितना है वो देखते हैं, तब हमेशा मैप के थ्रू करने से वो चीज़ें क्लियर, मतलब एक क्लैरिटी मिलती है, दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है कि कौन सी डायनास्टी कहाँ पे, मतलब उनका एग्जिस्टेंस कहाँ पे होता होगा. राइट? तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कल जितने भी हमने साउदर्न डायनास्टीज के बारे में देखा था, आज हम उन्हीं डायनास्टीज को मैप के थ्रू एक बार रिवाइज करेंगे. ठीक है? आज हम देखेंगे कि कौन से डायनास्टीज हैं, उनके जो भी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक रही है. क्लियर? और इसके बाद हम तो today's class what we have done, first through map we learn about kingdom of south, kingdom of south India. उसके बाद आज हम कुछ MCQs को भी कवर करेंगे फ्रॉम दी सेगमेंट. ओके, तो आज हम ये दो टॉपिक को कवर करेंगे. साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम्स हैं फ्रॉम एंशियंट पीरियड, देन medieval period. तो एंशियंट पीरियड हो या मीडिएवल पीरियड हो, हम इन दोनों पीरियड के जितने भी किंगडम्स के बारे में कल देखा था, आज हम उनको मैप के थ्रू देखेंगे कि उनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक रहा होगा. क्लियर? और हम इसी सेगमेंट से ही हम कुछ MCQs को भी सॉल्व करेंगे. कौन से सेगमेंट? यही जो किंगडम ऑफ साउथ के सेगमेंट से. क्लियर? तो ये जो MCQs होगा, ये MCQs होगा जो ये ऐसे MCQs है. पहली बात तो इस MCQs के थ्रू आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो. दूसरी बात, ये उस पैटर्न में है, सेम पैटर्न
ऑफ यूपीएससी। ये यूपीएससी के पैटर्न में क्वेश्चन आंसर्स को मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में बनाया है। क्लियर? यूपीएससी में जिस तरीके से सवाल आते हैं, जिस टाइप के सवाल आते हैं, और इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली किस तरीके का क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके बेस पे ही मैंने ये एमसीक्यूज बनाया है। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और काफ़ी अच्छा भी लगेगा इसको रीड करके। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सातवाहना डायनास्टीज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सातवाहना जो बार बार मैं यूनिवर्सिटीज बोल रही हूँ, जो सातवाहन एम्पायर था, डायनेस्टी था, उसका एरिया कहाँ था। तो हमने ये जो मैप है, इस मैप में हम क्या देखेंगे, ये मैप है जो डायनेस्टीज और एम्पायर्स फ्रॉम साउथ इंडिया, और ये कब के हैं, बिलोंग टू एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। एंशियंट पीरियड क्यों? ये ऑल सभी डायनेस्टी का एग्जिस्टेंस बिफोर 8th सेंचुरी हुआ था। क्लियर? 8th सेंचुरी के पहले हम साउथ इंडिया में ये कुछ डायनेस्टीज को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी केम इन आवर माइंड, दैट इज सातवाहन डायनेस्टी। ओके, तो सबसे पहले बात आती है सातवाहन डायनेस्टी की। तो इस सातवाहन डायनेस्टी, अब इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड ईच डायनेस्टीज इन डिटेल। ओके, आने वाले क्लासेस में हम लोग हर एक डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? कौन से डायनेस्टी में कौन से मतलब किंग थे, किसने फाउंड किया था, उनका कैपिटल क्या था, उनके बेस्ट चीज़ें क्या थी। क्लियर? उसके बाद जैसे कि उनके वो क्यों फेमस थे, राइट? उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका पॉलिटिकल पावर कैसा था। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे की पूरे डायनेस्टीज को डिटेल्स में एकदम से ब्लूप्रिंट निकालेंगे। क्लियर? कि किस तरीके से वो डायनेस्टी उस टाइम पे वर्क हो रहा था। तो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हर एक डायनेस्टी को बहुत ही डिटेल्स में करने वाले हैं। लेकिन आज सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये मैं मैपिंग का क्लास ले रही हूँ, ताकि मतलब सॉदर्न डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है स्टूडेंट्स में, तो वो चीजें खत्म हो जाए। क्लियर? मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे, ताकि जब हम इन डायनेस्टीज को डिटेल्स में करेंगे तब हम इजीली इनको समझ पाए। ओके, नाउ तो सबसे पहले सातवाहन डायनेस्टीज, ये कहाँ कहाँ पे था? ये था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, ये तेलंगाना है, एंड ये आंध्र प्रदेश है। तो दैट मीन्स दैट ये जो सतवाहन डायनेस्टी था, ये उस टाइम पे इस रीजियन में बिलोंग कर रहा था। ओके, सातवाहना डायनेस्टी। उसके बाद इसका जो कैपिटल था, इसका कैपिटल कौन सा था? अमरावती एंड प्रतिष्ठाना। और इसका कैपिटल क्या था? प्रतिष्ठाना सबसे पहले, और बाद में बन गया था अमरावती। क्लियर? अब क्यों प्रतिष्ठाना से ये अमरावती बना, इसका डिस्कशन हम लोग जब ये डायनेस्टी को डिटेल्स में स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अब दूसरा जो डायनेस्टी हमें मिलता है ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड, मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ, इनका टाइम पीरियड भी बता दे रही हूँ। सेकेंड सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी
इरा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये BCE पीरियड से शुरू हुआ है। एक बार मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे राइट, ये है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जिसके ऊपर बेस करके क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ है। और ये है BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्लियर? और ये है क्रिश्चियन एरा। समझ है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ इस टाइम पे हुआ था। और ये जो इससे पीछे वाला जो टाइम पीरियड है वो BCE कहलाता है। और इस टाइम पीरियड से आने वाले जो टाइम पीरियड है वो क्रिश्चियन एरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब तो यहाँ पे हमने देख लिया सातवाहन डायनेस्टी का जो एरिया था, पर्टिकुलरली कौन सा एरिया था, उनका टाइम पीरियड कौन सा था, और उनका कैपिटल क्या था, प्रतिष्ठाना। एंड आफ्टर दैट अमरावती वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। अब बात करते हैं पल्लवास की। तो पल्लवास का जो एरिया था वो नॉर्दर्न तमिलनाडु में था। ये तमिलनाडु है। तो नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब उनका जो एरिया था ये इस तरीके का एरिया था। क्लियर? ये कौन सा डायनेस्टीज है? ये है पल्लवास। तो ये है पल्लवास। नंबर 2, पल्लवास। ओके। पल्लवास के टाइम पीरियड कौन से हैं? पल्लवास के टाइम पीरियड थे 275 टू 897 क्रिश्चियन एरा। ओके। इनके कैपिटल क्या थे? इनके कैपिटल थे कांचीपुरम। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं चेरास की। ये कौन से? ये थे ये चेरास जो केरला के मॉडर्न डे केरल है, उसके बाद जो वेस्टर्न तमिलनाडु है ये वाले पोर्शन, Western Tamil Nadu, and their power or their empire also extended to नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स क्या है? यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ओके। तो बोला जा सकता है ये जो केरला का एरिया है तो ये एरिया चेरास का है। क्लियर? चेरास। सो नंबर 3, चेरास। चेरस का टाइम पीरियड कब था? 3rd सेंचुरी BCE। मतलब ये भी यहाँ पे ये जो चेराज है ये बहुत ही ओल्डेस्ट डायनेस्टी है इन केरला। ओके। तो इनका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा। और कैपिटल क्या था? और कैपिटल था इसका करूर एंड लेटर महोदयापुरम। महोदयापुरम। इज दैट क्लियर? कि किस तरीके से जो चेराज हैं वो नॉर्दर्न, वो केरल जो मॉडर्न डे केरल है सॉर्द वेस्टर्न तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये वो रीजन है जो नीलगिरी तक इनका एम्पायर एक्सटेंड किया था। ओके। इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था करूर एंड लेटर देयर कैपिटल वाज शिफ्टेड टू महोदयापुरम में। ओके। इनका टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी BCE टू 12th सेंचुरी CE। ओके। तो यहाँ से हमने देख लिया है कि अभी तक हमारे पास एंशियंट टाइम पीरियड में साउथ इंडियन किंगडम्स की 3 किंगडम के बारे में पता चल चुका है। फर्स्ट ऑफ देम इज सातवाहना डायनेस्टी, सेकेंड इज पल्लवास एंड थर्ड इज चेरास। अब
अब बात करते हैं पांड्यास की। अब ये पांड्यास कहाँ पे है? ये तमिलनाडु एंड साउदर्न केरला। तो ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ये जो एरिया था, इस एरियाज में, क्लियर, साउदर्न केरला एंड तमिलनाडु का जो रिमेनिंग पोर्शन था, तो ये एरिया किसका है? ये एरियाज है पांड्यास का, क्लियर। इनका टाइम पीरियड कब से था? इनका टाइम पीरियड था 4th सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE, क्लियर। अब इनके कैपिटल कौन थे? इनके कैपिटल था सिंपली मादुरई। समझ आया कि साउथ इंडिया में ये जो डेक्कन एरिया है, जो सातवाहन थे वो सबसे बेस्ट एरियाज में रहते थे, क्लियर। उनका ये कौन सा एरिया था? ये डेक्कन एरिया था। डेक्कन प्लेटू के ऊपर अगर कोई डायनेस्टी था एंशियंट पीरियड में तो वो था सातवाहन डायनेस्टी, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद जस्ट बिलो द डेक्कन प्लेटू और बिलो द सातवाहन डायनेस्टी वी फाउंड अबाउट पल्लवास, ओके। तो पल्लवास के एरियाज कौन से थे? पल्लवास के एरियाज थे नॉर्दर्न तमिलनाडु, तमिलनाडु का नॉर्दर्न पोर्शन एंड द सॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, क्लियर। तो इस मैप से इजीली समझ आ रहा है कि नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड सॉर्दर्न आंध्र प्रदेश वाज द एरिया ऑफ कम्स अंडर पल्लवास, ओके। उसके बाद आती है चेरास। तो ये चेरास कहाँ पे रहते थे? चेरास रहते थे मॉडर्न डे केरला पे, बस सिर्फ उनका एरिया केरल तक ही एक्सटेंड नहीं था। In fact, their empire extended to western Tamil Nadu and to Nilgiri Hills also. Okay. और चेरास का कैपिटल क्या था? उनका कैपिटल था करूर और लेटर इट कन्वर्टेड और शिफ्टेड टुवर्ड्स महोदयपुरम। समझ आया? आफ्टर दैट हमें एक और डायनास्टीज मिलते हैं, सो दे वेर पांड्यास, ओके। तो पांड्यास 4th सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE, ओके। देयर जो एम्पायर था वो कहाँ पे एक्सटेंड था? तो देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ केरला, ओके। नॉट मतलब जो तमिलनाडु का जो रिमेनिंग पोर्शन था और जो केरला के जो रिमेनिंग पोर्शन था, स्पेसिफिकली जो साउदर्न पोर्शन है, तो ये मिला के यहाँ पे पांड्यास का एम्पायर था, क्लियर। और उनका जो कैपिटल था वो था मादुरई, ओके। अब एक और डायनेस्टी आता है जो सातवाहन के बाद वो बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है इस एरिया में देख सकते हो कि कुछ एरिया यहाँ पे खाली है। तो ये जो थे ये थे ईस्टर्न चालुक्यास के, ओके। ये जो एरियाज है ये हैं ईस्टर्न चालुक्यास के। इनका एरिया आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में इनका एरिया बेस्ड था, ओके। सो ये कौन है? ये हैं नंबर 5 में आते हैं ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास, क्लियर। अब ईस्टर्न चालुक्यास का टाइम पीरियड कौन सा था? ईस्टर्न चालुक्यास का टाइम पीरियड था जस्ट बिफोर द मेडिएवल पीरियड और एंड ऑफ द एंशियंट पीरियड, 624 टू 1070 क्रिश्चियन एरा। और इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था बादामी, ओके। समझ आया? तो एंशियंट पीरियड में हमें साउथ इंडिया से फेमस 5 डायनेस्टीज का एग्जिस्टेंस हिस्ट्री में मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट
सतवाहना। ओके, उसके बाद और ये डायनेस्टी में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके हिसाब से बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइन। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइन वी जस्ट मतलब वी टॉक्स अबाउट क्रोनोलॉजिकली। ओके, टाइम टेबल के हिसाब से हम इनको क्रोनोलॉजिकली बोल सकते हैं कि किसके बाद कौन आया होगा। लेकिन एंशियंट पीरियड में था तो ऐसा नहीं था कि एक डायनास्टी खत्म हुआ फिर दूसरा डायनास्टी हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, बस आसपास में ही होगा। क्योंकि अगर एक डायनेस्टी खत्म होता दूसरा डायनेस्टी आता तो उनका एरिया भी सेम ही होता। क्लियर, जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या देखते हैं कि एक डायनेस्टी आता है तो दूसरा डायनेस्टी जाता है और उनका रीजियन तो वही रहता है ना, दिल्ली तो रहता है, राइट। तो दिल्ली लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एरियाज के ऊपर नए नए एम्पायर्स डेवलप होते हैं, इमर्ज करते हैं। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि जिस तरीके से नए नए टाइम पीरियड आते जाते हैं नए नए डायनास्टीज और एम्पायर्स वो डेवलप होते जाते हैं। क्लियर, तो इस उनके एरिया से भी हम लोग इतना बता सकते हैं कि उनका जो टाइम पीरियड था वो एकदम से एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं था। क्लियर, वो कंटेम्पररी डायनेस्टीज थी। कंटेम्पररी मीन्स वो एक दूसरे के साथ आगे पीछे अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश किए थे। क्लियर, नाउ आई थिंक ये समझ आया कि किस तरीके से जो ईस्टर्न ईस्टर्न कैरियो जितने भी सॉर्दर्न डायनेस्टीज थे वो एंशियंट पीरियड में किस तरीके से डेवलप हुए थे, कहाँ कहाँ पे डेवलप हुए थे। क्लियर, तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि किसके बाद कौन आया होगा। क्लियर, उनके जगह अलग है, उनका टाइम पीरियड अलग है, मतलब आपस में नॉर्थ इंडिया की तरह इनके बीच में लड़ाइयाँ तो हुई होंगी पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई होगी। क्लियर, क्योंकि हर कोई अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने में पावरफुल बनाने में ज्यादा बिजी थे। ओके, लेकिन हो सकता है जो ज्वाइनिंग एरियाज है वहां पे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा फाइट हुए होंगे उस ज्वाइनिंग एरिया को कैप्चर करने के लिए। क्लियर, तो अभी तक ये समझ आया कि एंशियंट पीरियड में कौन से किंगडम साउथ इंडिया से आते हैं, फेमस किंगडम। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द डायनेस्टीज फ्रॉम साउथ इंडिया एंड इन पीरियड ऑफ मीडिएवल टाइम। ओके, मीडिएवल पीरियड से कौन से डायनेस्टीज आते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले जो डायनेस्टीज हैं वो है राष्ट्रकूटास। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रकूटास की। हमने देखा था कि इन दिस स्लाइड वी हैव सीन दैट जो सातवाहन डायनेस्टी है वो बेस्ड है डेक्कन प्लेटू के ऊपर। ओके, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वही डेक्कन प्लेटू में कौन एग्जिस्ट करते हैं, वही डेक्कन प्लेटू के ऊपर बेस करते हैं राष्ट्रकूटास। इसका मतलब ये है कि सातवाहन को उठा के राष्ट्रकूटास ने अपना एम्पायर बनाया होगा। तभी जाके जिस जगह पे सातवाहन डायनेस्टी हुआ करता था मीडिएवल पीरियड में वही डायनेस्टी के उसी एरिया के ऊपर जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज है अपना एम्पायर को उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। क्लियर, तो सबसे पहले मीडिएवल पीरियड में हमें किसी के बारे में पता चलता है तो वो है राष्ट्रकूटास। और विद राष्ट्रकूटास मीडिएवल पीरियड इन साउथ इंडिया व स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले आती है राष्ट्रकूटास। इनका एरियाज कौन सा था, इनका जो एरिया था वो डेक्कन प्लेटू के ऊपर था। क्लियर, अब राष्ट्रकूटस के कैपिटल कौन थे, मन्याखेता। इसका कैपिटल था मन्याखेता। ओके, और इनका टाइम पीरियड कब से था, राष्ट्रकूटस का टाइम पीरियड था 735 टू
735 to 982 क्रिश्चियन एरा। ओके, नाउ इसके बाद जो डायनेस्टी आते हैं वो हैं चोलास, द मोस्ट फेमस चोला किंग। तो ये कहाँ पे आते हैं? तमिलनाडु एंड साउथ इंडिया। ये ऑलमोस्ट ये एरिया को कवर करके आते हैं, तमिलनाडु और साउथ इंडिया। इसका मतलब एंशियन पीरियड में जो भी डायनास्टीज इस एरिया में थे, जो चोला डायनास्टीज है, वो उनको हरा के, उनको खत्म करके, उनको डिस्ट्रॉय करके ये चोला डायनास्टीज अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं। क्लियर? तो साउथ इंडिया में और तमिलनाडु में हमने इससे पहले कौन से डायनास्टीज को देखा था? हमने देखा था पल्लवास को, हमने देखा था पांड्यास को। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक चांस है कि जो चोलाज हैं वो पल्लवास, वो पांड्यास को उठा के आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके आते हैं, राइट? पल्लवास एंड पांड्यास ये दोनों एम्पायर को, ये दोनों डायनेस्टी को खत्म करके जो चोलाज है अपना टेरिटरी को, अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों? क्यों? इनके एरिया ही तो साउथ इंडिया है, इनका एरिया ही तो तमिलनाडु है। तो फिर जो जो पुराने डायनेस्टीज है वो कहाँ गए? वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, वो खत्म हो चुका होगा, तभी जाके मीडिएवल पीरियड में ये डायनेस्टी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के हिसाब से बना लेता है। क्लियर? तो नंबर 2 पे आता है चोलास। और यूपीएससी के लिए ये चोला डायनास्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत हर बार चोला डायनास्टी से 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेकिन हम लोग इन डायनास्टीज के बारे में फ्रॉम राष्ट्रकूटर्स हम डिटेल्स में इनको स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आई होप जब मैं डिटेल्स में क्लास लूंगी तब आपका जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स है, विल बी सॉल्व। ओके? तो चोला डायनास्टी, इनका टाइम पीरियड कौन सा था? 852 1279। ओके, और इनका कैपिटल क्या था? थंजावुर। क्लियर? ओके, इसके बाद जो डायनेस्टी आते हैं वो डायनेस्टी होती है यादवास की। अब यादवास कहाँ पे रहते थे? महाराष्ट्र और कर्नाटका। जस्ट, लेकिन वो डेक्कन प्लेटो के ऊपर थे क्या? नहीं। ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? तो ये जो तीन नंबर 3 पे है टेरिटरी या फिर किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं यादवास की किंगडम और यादवास की एम्पायर, इनका टाइम पीरियड था सिंपली 852 1334 तक चला था। और इनका कैपिटल कौन सा था? इनका कैपिटल था देवगिरी। okay? ये वो एम्पायर थे, ये वो किंगडम थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे, साउथ इंडिया मतलब कर्नाटका इज अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ओके? और इनका जो एम्पायर था वो महाराष्ट्र में भी था, तो इसीलिए उन्होंने साउथ इंडिया पे मराठी कल्चर को डेवलप किया था। उनका एम्पायर जहां जहां तक था वहां वहां पे उन्होंने मराठी कल्चर को उन्होंने डेवलप किया था। क्लियर? अब बात करते हैं वेस्टर्न चालुक्यास की। वेस्टर्न चालुक्यास कहाँ पे हैं? वेस्टर्न चालुक्यास है इस वेस्टर्न डेक्कन एरियाज में। ओके, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न डेक्कन एरिया है, तो इस एरिया में थे वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्यास, ओके। वेस्टर्न चालुक्यास के टाइम पीरियड कौन सा था? 973 टू 1189। ओके, और इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था कल्याणी। क्लियर? तो कल्याणी इनका कैपिटल था और इनका एरिया था वेस्ट डेक्कन एरियाज। ओके, डेक्कन प्लेटू, लेकिन डेक्कन का वेस्टर्न पोर्शन। मतलब ये जो सबसे पहले ये जो राष्ट्रकूटास है, इनका डेक्कन प्लेटू के ऊपर अपना किंगडम था। उसके बाद
जब ये थोड़ा थोड़ा सा वीक होने लगे 982 में ये खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। तो उस एरिया में दो एरियाज डेवलप कर चुके थे। कौन से? एक तो यादवास थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी को डेवलप कर लिया था, और दूसरा वेस्टर्न चालुक्यास। तो आफ्टर राष्ट्रकूटस डेक्कन प्लेटू में दो एम्पायर थे जिन्होंने अपनी एम्पायर को एस्टेब्लिश कर चुके थे। तो उनमें पहला था यादवास, जिन्होंने वेस्टर्न पोर्शन पे जिन्होंने डेवलप किया था, और जो यादवास थे, तो वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक दो एरिया मिला के उन्होंने अपने एम्पायर को डेवलप किया। और वेस्टर्न डेक्कन में जो वेस्टर्न चालुक्यास थे, इन्होंने अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। सी जो चालुक्यास है, तो उन्होंने अपना जो भी मतलब जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एकदम वेस्टर्न साइड में इन्होंने अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। तो इसलिए इसका जस्ट अ मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न एरिया में वेस्टर्न चालुक्यास अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं। क्लियर? यहाँ पे इस स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं ईस्टर्न चालुक्य से, जो एकदम से ईस्टर्न एरिया पे इन्होंने अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, और वही वेस्टर्न चालुक्यास ने इस एरिया में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? ये दोनों चालुक्यास एक ही चालुक्यास किंगडम से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इन्होंने एकदम वेस्टर्न ईस्टर्न ईस्टर्न साइड पे किया, तो इसीलिए ईस्टर्न चालुक्यास बने। वेस्टर्न साइड पे किया, इसलिए वेस्टर्न चालुक्यास बने। क्लियर? नाउ वेस्टर्न चालुक्यास, इनका जो कैपिटल है वो कल्याणी है। ओके, ये हमने देख लिया। उसके बाद अब बात करते हैं होयसालास की। होयसालास का एरिया कौन सा है? ये जो इन बिटवीन ये जो एरियाज हैं इन बिटवीन चोलास एंड यादवास, तो कर्नाटका का ये वाला पोर्शन होयसालास का था। ओके, नंबर 5, तो ये जो एरिया है इन बिटवीन चोला किंगडम एंड यादवास, तो ये एरिया होयसालास का था। इनका टाइम पीरियड होता है 1000 टू 1346 सेंचुरी एरा। ओके, अब इनका कैपिटल कौन है? इनका कैपिटल होते हैं बेलूर सबसे पहले, और लेटर पीरियड their capital shifted to Halebidu। क्लियर? कि किस तरीके से ये जो होयसालास है इनका कैपिटल शिफ्ट होता है, ये कौन से एरियाज में बिलोंग करते हैं। क्लियर? उनका जो एरिया था इस एरिया में था। ओके, अब बात करते हैं अगले एम्पायर की, जो है काकातियाज। नंबर 6 पे आते हैं काकातियाज। तो काकातीयस का एरिया कौन सा था? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे कुछ एरियाज हमें खाली दिख रहे हैं, तो ये जो एरियाज है ये एरिया है काकातीयस एंड तेलंगाना। क्लियर? ओके, तो नंबर 6 पे हम लोग देखते हैं काकातीयस डायनेस्टी को, जिनका टाइम पीरियड था 1083 टू 1323 सेंचुरी एरा। और इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था वारंगल। सी, यहाँ आप लोग
इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एम्पायर कहाँ कहाँ पे था, एस्टेब्लिश था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डेक्कन का एरिया था, उस एरिया में कुछ नए, मतलब उस एरिया को कैप्चर करके जो नए नए एम्पायर थे, नए नए डायनेस्टी थे, उन्होंने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? तो एंशियंट पीरियड में एंड मिडिवल पीरियड में हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं, ये क्लियरली विजिबल है कि एक जगह को दूसरे एम्पायर ने कैप्चर किया, फिर उन्होंने वहां पे अपना डायनेस्टी को डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया। क्लियर? अगर हम लोग एंशियंट पीरियड में देखें तो ये आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, आंध्र प्रदेश का ये एरिया कौन कहाँ पे किनका होता है? आंध्र प्रदेश का एरिया बेसिकली सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं या फिर पल्लवास के हैं। वही हम लोग मीडियवल पीरियड में देखते हैं, आंध्र प्रदेश का जो ये एरिया है, ये कुछ हिस्सा यहाँ पे हमें काकतीयास में दिखते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा होयसालास में दिखते हैं। राइट? इसका मतलब पहले एंशियंट पीरियड में जो स्ट्रॉन्ग और बड़े डायनेस्टीज हुआ करते थे, वो फ्रैगमेंटेड हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए इन मीडियवल पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज ने वहां पे अपना एम्पायर को री एस्टेब्लिश किया। क्लियर? नाउ उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एम्पायर है वो है विजयनगर एम्पायर। तो ये सबका जो टाइम पीरियड था वो 1323 था। राइट? इसके बाद 1336 पे आते हैं विजयनगर एम्पायर, द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी फ्रॉम साउथ इंडिया, जो आते हैं और ऑलमोस्ट जितनी भी टेम्पोररी कंटेम्पोररी डायनेस्टीज हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड दे एस्टेब्लिश देयर एम्पायर एज अ होल। क्लियर? ये जो विजयनगर डायनेस्टीज आते हैं, वो पूरे के पूरे साउथ इंडिया में अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश कर देते हैं। पूरा का पूरा एरियाज, जितने भी एरियाज थे, वो आते हैं, सबके ऊपर फाइट करते हैं। जितने भी डायनेस्टीज एग्जिस्ट कर रहे थे ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो सबको हटा देते हैं और जाके पूरा का पूरा साउथ इंडिया पे उन्होंने अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्लियर? तो लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? नंबर 7 पे विजयनगर डायनेस्टी। हम लोग विजयनगर डायनेस्टी के बारे में देखते हैं, जिनका टाइम पीरियड था 1347 टू 1527 तक, जिनका कैपिटल था, क्या कैपिटल था इनका? हम्पी। क्लियर? इनका एरिया कौन सा था? इनका एरिया था कर्नाटका, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, केरला, ओके, बॉर्डरिंग रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना। ओके, तो मतलब कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बॉर्डरिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र, मतलब डेक्कन प्लेटू में जितना भी स्टेट थे, जितने भी पुराने ओल्ड डायनेस्टीज थे, सबको हटा के, मतलब डायनेस्टीज ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सब कुछ एक खत्म हो रहा है, तब तक उसके आसपास में नए डायनेस्टीज, नए एम्पायर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। राइट? तो यहाँ तक तो ऐसा ही चल रहा था, लेकिन ये जो विजयनगर डायनेस्टीज ये आते हैं, उस टाइम पे जितने भी छोटे मोटे डायनेस्टीज आसपास में थे, सबको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? सबको डिस्ट्रॉय करके फिर जाके वो अपना नया एम्पायर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। क्लियर? कि इस तरीके से ही उन्होंने अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? पेनिनसुलर इंडिया में। और उनका एरिया था फ्रॉम द बॉर्डरिंग पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र थ्रू कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, तो इनका जो एरिया था वो फ्रॉम महाराष्ट्र टू एकदम से इंडियन ओशियन तक उनका एरिया था। क्लियर? अब इसके बाद जैसे ही विजयनगर डायनेस्टी आते हैं, उसके बाद ये भी इनका एंड ऑफ, नियर टू एंड ऑफ मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो विजयनगर डायनेस्टी के साथ साथ मीडिएवल पीरियड भी
अपने एंड टाइम पे पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे सामने आते हैं कौन, हम सबके सामने आते हैं बहामनी किंगडम। ओके, इसके बाद आता है बहामनी किंगडम। वो क्या करते हैं, बहामनी किंगडम आते हैं और उन्होंने अपना जो वो क्या करते हैं, विजयनगर एम्पायर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, राइट। विजयनगर एम्पायर के ऊपर अटैक करते हुए वो अपने जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। कब, अपना इस जो एम्पायर है उनको इस्टेब्लिश करते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। मतलब ये जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है एंड कर्नाटका के ये वाले हिस्से में बहामनी किंगडम अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो नंबर 8 पे आता है बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम, क्लियर। तो नंबर 8 पे हम सबको दिखते हैं अबाउट बहामनी किंगडम। और ये बहामनी किंगडम का टाइम पीरियड क्या है, बहामनी किंगडम का टाइम पीरियड है 1347 टू 1527। ओके, 1347 टू 1527 तक बहामनी किंगडम आते हैं। दे अटैक सेवरल टाइम्स ऑन विजयनगर एम्पायर, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय देम एंड after destroying, after end of Vijayanagar Empire, Bahamani kingdom flourished and established their empire in the place of Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh। क्लियर, समझ आया कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एम्पायर्स हैज केम इन मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम साउथ इंडिया। तो ऑलमोस्ट मीडिएवल पीरियड में हमारे पास 7-8 इंपॉर्टेंट डायनास्टीज है, इंपॉर्टेंट एम्पायर्स है जो साउथ इंडिया से आते हैं। सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रगल डेक्कन प्लेटू के ऊपर अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए हुआ था। क्लियर, सबसे पहले यहाँ पे इस डेक्कन प्लेटू के ऊपर कौन राज करता था, वो सातवाहन एम्पायर थे जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइम एम्पायर अपन डेक्कन प्लेटू established किए थे। क्लियर, आफ्टर सातवाहन in medieval period we can see that Rashtrakutas, then Western Chalukyas, Yadavas, Hoysalas, they tried to establish their empire around in और ऑन द डेक्कन प्लेटू। क्लियर, ये कुछ डायनेस्टीज हैं जिन्होंने मेडिएवल पीरियड में अपना एम्पायर को डेक्कन प्लेटू के ऊपर एस्टेब्लिश किए थे। क्लियर, उसके बाद हम लोग देखते हैं द फेमस चोला किंग के बारे में जिन्होंने अपना एम्पायर ऑलमोस्ट तमिलनाडु, केरल एंड सॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश करते हैं। वेस्टर्न चालुक्यस को देखते हैं कि कैसे वो डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न साइड में अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग यादव वंश के बारे में देखते हैं जो महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर, उसके बाद हम लोग देखते हैं काकातियास को। काकातियास कहाँ पे है, काकातियास इनका जो एरिया था वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का पार्ट में इन्होंने अपना एरिया को डेवलप किया था, अपने एम्पायर को डेवलप किया था। क्लियर, उसके बाद हम लोग देखते हैं विजयनगर डायनास्टीज कि ये सारे जितने भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे, छोटे तो नहीं थे लेकिन उस टाइम पे जितने भी कंटेम्पोररी डायनास्टीज थे इन सब को खत्म करके, सबको डिस्ट्रॉय करके विजयनगर एम्पायर अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, और इनका एरिया फ्रॉम द बॉर्डरिंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र टू कन्याकुमारी तक था। कौन से स्टेट्स कवर होते हैं अंडर विजयनगर एम्पायर, जैसे जैसे हो गए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। ओके, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साउथ इंडिया जोड़ के ये जो विजयनगर एम्पायर था इनका मतलब इनका एम्पायर, इनका डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर चुके थे अपने आप को। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं बहामनी किंगडम को। वो क्या करते हैं, बार बार विजयनगर एम्पायर को अटैक करते रहते हैं। दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय विजयनगर
एम्पायर, लेकिन उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। क्लियर? तो विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका विजयनगर एम्पायर का कुछ हिस्सा उन्होंने कैप्चर कर लिया था। कौन से सॉरी कौन सा हिस्सा? जैसे कर्नाटका का कुछ पोर्शन, आंध्र प्रदेश का कुछ पोर्शन एंड महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन। ओके, तो बहामनी किंगडम आते हैं और उन्होंने अपना एम्पायर को कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं? महाराष्ट्र पे, उसके बाद कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश पे। ओके, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं और विजयनगर एम्पायर जो है, एक ही जगह पे दो एम्पायर तो नहीं हो सकते है ना, तो विजयनगर एम्पायर क्या होते हैं, वो थोड़ा सा पेनिनसुलर में और थोड़ा सा साउथ इंडिया में लिमिटेड हो जाते हैं। पहले पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू से लेके साउथ इंडिया तक उनका राज था, लेकिन आफ्टर बहामनी किंगडम, जो विजयनगर एम्पायर है, उनका जो भी एरियाज है वो थोड़ा सा लिमिटेड टू साउथ इंडिया में हो जाता है। क्लियर? नाउ, अभी तक हमने जितने भी सॉर्दर्न एम्पायर के बारे में देखा था, जाना था, उनके बारे में हमने डिटेल्स में स्टडी किया है इन टुडेज लेक्चर। ओके, और हमने मैपिंग के थ्रू उनको समझने की कोशिश की है कि कौन से डायनास्टीज का टाइम पीरियड कब कब था। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस about these empires in details. ओके, हर डायनास्टीज को, हर एम्पायर को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, बट टुडे आज हम कुछ और एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। दीज आर दोज एमसीक्यूज लाइक इन द सेम पैटर्न, फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पे अभी तक साउथ इंडिया के ऊपर हमने जो भी क्लास में किए हैं, ये जो एमसीक्यूज है, ये उसी क्लास के ऊपर, क्लास नोट्स के ऊपर बेस करके ही बनाया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में कि प्राकृत लैंग्वेज क्या है। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप लोग जब भी कुछ भी रीड करो, जब भी कुछ भी समझो, तो उसको हमेशा एमसीक्यू के फॉर्म में मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी आप लोग पढ़ो, हमेशा ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। ओके, जितना पीवाईक्यूज करोगे, जितना एमसीक्यूज करोगे, उतना ज्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? उतना ज्यादा ही आपके जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप होंगे। विदाउट सॉल्विंग, मैं हर क्वेश्चन में, हर क्लास में बोलती हूँ बार बार, आई रिपीटेडली लॉट्स ऑफ टाइम दैट विदाउट सॉल्विंग एमसीक्यूज, without solving PYQs, your studies will not be completed. क्लियर? जब तक आप लोग MCQs को कवर नहीं करोगे, जब तक आप लोग PYQs को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप सबका जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? कंटेंट को पढ़ना इज अ वन थिंग, एमसीक्यूज को सॉल्व करना इज अनदर थिंग, राइट? बहुत सारे लोग कंटेंट को जानते हैं, लेकिन उसी कंटेंट को बहुत सारे पर्सपेक्टिव के थ्रू समझना, ये एमसीक्यूज के थ्रू पॉसिबल है। क्लियर? अगर आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो, तो फिर आप लोग एक कंटेंट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव के बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे, और एग्जाम में इजीली उस कंटेंट के कोई भी क्वेश्चंस हो, कहीं से भी वो समझाए बताए, कुछ भी हो, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि ये सारी स्टडीज किस लिए है? एग्जाम क्लियर करने के लिए, राइट? और एग्जाम क्लियर तभी होगा जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, प्रिपरेशन का टाइम लगेगा कि सब याद है, बट एग्जाम के टाइम कुछ याद नहीं रहेगा, सब कुछ ओवरलैप होता जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए कोशिश करो कि एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज। ओके, जितना हो सके, जितना हो सके। क्लियर? ना, तो आज थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं, 4-5। तो सबसे पहले, प्राकृत लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज प्राकृत लैंग्वेज? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, लैंग्वेज ऑफ प्रीस्ट्स, लैंग्वेज ऑफ किंग्स और ऑल ऑफ देम। तो ये प्राकृत लैंग्वेज क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में देखें, तो हम लोग देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में एक तो अपर कास्ट थे और एक लोअर कास्ट थे, राइट? तो जो भी लैंग्वेज होता था, मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं, ये कुछ लैंग्वेजेस को यूज करते थे, और जो लोअर कास्ट, और जो, सॉरी फॉर सेइंग दैट, और कॉमन पीपल,
इनके लिए कुछ और लैंग्वेजेस हुआ करते थे, राइट। जो लोग कॉमन पीपल हैं, तो इनको कोई राइट नहीं था अपर कास्ट के लैंग्वेज को सीखने का, राइट, क्योंकि सोसाइटी ने इनके लिए एक अलग सा लैंग्वेज बना के रख दिया था। ओके, तो और जो अपर कास्ट के लोग थे ये ज्यादातर संस्कृत को यूज करते थे। इन्होंने बोला कि हम लोग संस्कृत को ही यूज करेंगे, और कोई भी कॉमन पीपल वो डिड नॉट यूज संस्कृत एज ए लैंग्वेज। ओके, क्योंकि ये उनका लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ प्रिस्ट यूज कर सकते हैं। सोसाइटी में जो भी सोशल डिसऑर्डर है उनको मेंटेन करने के लिए प्रिस्ट ने बोला कि देखो, ये लैंग्वेज सिर्फ हम लोग ही बता सकते हैं, हम लोग ही बोल सकते हैं, कोई और इनको सीख नहीं सकता है। तो व्हाट अबाउट कॉमन पीपल, वो किस भाषा में बात करेंगे? तो उन्होंने एंशियंट पीरियड में कुछ लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, और वही लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज बन गया। क्लियर कि प्राकृत लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। ओके, प्रिस्ट के कौन से लैंग्वेज होते थे या फिर किंग्स के कौन से लैंग्वेज होते थे? ये होते थे संस्कृत। ओके, तो प्राकृत लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। क्लियर? नाउ प्राकृत लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ, अब बात आती है प्राकृत लैंग्वेज is the basis of what? Is the basis of which religion? Jainism, Buddhism, both of them and none of them. हम सब जानते हैं जो संस्कृत है, संस्कृत is the basis of Hinduism, right? हिंदुइज्म में जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, जितने भी एपिक्स लिखे गए हैं, वो सब कुछ संस्कृत में है, और संस्कृत कॉमन पीपल के लिए अलाउड नहीं था, उनके लिए अलाउड नहीं था। तो व्हाट अबाउट कॉमन पीपल? क्या कॉमन पीपल अपने लैंग्वेज के थ्रू कोई भी रिलीजन के बुक को नहीं पढ़ सकते थे? यही यही मतलब जो कॉमन पीपल के लिए एक नया लैंग्वेज के थ्रू रिलीजन को रीड करने के लिए जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने प्राकृत लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। ओके, क्योंकि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये उन लोगों के लिए था, ये वो रिलीजियन किन के लिए था? कॉमन पीपल के लिए था। क्लियर? कॉमन पीपल के लिए ये लैंग्वेज था, और ये लैंग्वेज उन्होंने बोला कि ये लोगों का, ये रिलीजियन जब लोगों का रिलीजियन है, तो ये लैंग्वेज भी लोगों का ही लैंग्वेज होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग अपने रिलीजियन में कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को चूज किया फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो आंसर विल बी सी। ओके, so that's all for today's class. In our next lecture, we will discuss remaining portion of MCQs and details about medieval history. Clear? So that's all for today. Thank you.